साथियों, ये विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से ये आप देख रहे हैं कि जारी हुआ, ये गुंडा एक्ट लगाया गया, ये तमाम न्यूजों में निकाला गया। यह न्यायालय अपर न्यायाधीश और कमिश्नर प्रयागराज के द्वारा प्रेस व्यक्ति जारी होता है, जैसे लगता है कि सबसे बड़े माफिया इनकी सरकार में है। ये सरकार ने जिनके ऊपर जो हजारों मुकदमे हैं, जो बीजेपी के समय से उन पर कोई गुंडा एक्ट नहीं लग रहा, वो कोई जेल के सलाखों के पीछे नहीं जा रहा। साथियों, आप बताइए, इस पर लिखा गया कि जान से मारने की धमकी दिया गया, हत्या का प्रयास किया गया, तोड़फोड़ किया गया, सीआरपी 144 का उल्लंघन किया, लोक सेवा कार्यों में बाधा डालने का प्रयास किया गया, लूट छिनौती जैसे गंभीर अपराध धाराओं में हमको सम्मिलित किया गया, हम पे धारा लगाया गया। अगर कोई भी कह दे कि धनराज किसी के साथ हत्या का प्रयास किया, कोई भी विश्वविद्यालय इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में कोई कह दे कि धनराज किसी को एक झापड़ मारा है, या कोई भी बता दे किसी से कोई भी चुनौती ठोका ठोमनी दुकान किसी के साथ हुआ है, साथियों ये सरासर ये ऐसी सरकार है, योगी और मोदी की सरकार है कि अगर आप आवाज उठाएंगे तो आपके मुकदमे और जेल के सलाखों पे डाल के आपकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाएगा। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जैन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जुर्म करने वाले से गुनाहगार जुर्म सहने वाला होता है। अगर आप जुर्म सहेंगे तो जुर्म करने वाले का मनोबल बढ़ेगा, और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है साथियों, क्योंकि हमारे बहुजन समाज के लोग जो गुलामी करने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। मतलब ये है कि चाहे कुछ भी करो, हम जुर्म सहने के लिए तैयार हैं, आवाज़ नहीं उठाएंगे क्योंकि हम जेल में चले जाएंगे। तो साथियों, अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे और हक के लिए अपने नहीं लड़ेंगे तो फिर आने वाले समय में गुलामी की बेड़ियों में बंधने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि साथियों, मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में किस तरह से बीजेपी सरकार लगातार दलितों को टारगेट की हुई है। अब तो साथियों हद हो गई है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुतले तक फूके जा रहे हैं, और इसके बावजूद अगर बहुजन समाज शांत रहा, बहुजन समाज आवाज़ उठाने में संकोचे, तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है साथियों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ग्वालियर में लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर हमले हो रहे हैं। पहले तो ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगने दी गई। उसके बाद साथियों, मनुस्मृति दहन दिवस पर जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुतला फूंकने की कोशिश की गई। साथियों, इसके बावजूद हमारा बहुजन समाज अगर शांत है तो वजह साथियों ये है कि हमारा बहुजन समाज दो भागों में बंट चुका है। एक तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ, और दूसरी तरफ देखा जाए तो बहन कुमारी मायावती की तरफ। कहने का मतलब यह है कि एक समाज यानी बहुजन समाज में दो पार्टियां, आज़ाद समाज पार्टी व बहुजन समाज पार्टी, दोनों में आपसी मतभेद इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान हो रहा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुतले फूके जा रहे हैं। इसके बावजूद जो है कुछ लोग जो हैं ये सोचकर कि ये लड़ाई भीम आर्मी की है, मतलब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ भीम आर्मी के हैं। क्या आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रेम नहीं करते हैं? अगर आप ये सोच रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो अपमान हो रहा है वो भीम आर्मी की देन है, तो ये आपकी गलतफहमी है साथियों। क्योंकि जिस वक्त ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा अनिल मिश्रा व उसके चमचों ने नहीं लगने दिया, और ये कहकर कि अंबेडकर नहीं बल्कि संविधान निर्माता बीएन राव थे, उसके बाद साथियों अगर भीम आर्मी ने आंदोलन किया और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में वहाँ पर मनुवादियों से जंग लड़ी, तो फिर इसमें भीम आर्मी की क्या गलती है? मतलब ये है साथियों कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान होता रहेगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियाँ तोड़ी जाएंगी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुतले फूके जाएंगे। इसके बावजूद साथियों आप लोग शांत रहेंगे, और यही शांति की वजह साथियों मैं आपको बता दूं कि लगातार हमारे दलित समाज के जितने भी नेता हैं टारगेट किए जा रहे हैं। और हाल ही में जिस तरह से बसपा नेता जितेंद्र धनराज के ऊपर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट लगाकर उनको जिला बदर किया गया है, इससे बढ़कर शर्मनाक क्या हो सकता है साथियों। एक तरफ तो बहुजन समाज पार्टी के लोग ये कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद झूठे मुकदमे दर्ज करवाते हैं युवाओं पर, खुद ऐसे काम कर देते हैं कि ये फंस जाते हैं और बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करते हैं। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो खास तौर से विशेष होने वाली है कि जितेंद्र धनराज, जिनको आप नेता समझते हैं, जिनको आप ये समझते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के एक ईमानदार नेता हैं, तो आखिर जितेंद्र धनराज ने क्या किया था जिनके ऊपर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट लग गया और उनको 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया गया। चलिए मैं आपको उन्हीं के द्वारा एक वीडियो बनाया गया है, उस वीडियो को पूरा दिखाने का प्रयास करता हूं, और आप इस वीडियो को पूरा देखिए। उसके बाद आप आकलन कीजिए कि क्या वास्तव में भाजपा सरकार आपकी हितैषी है, क्या वास्तव में भाजपा सरकार दलित विरोधी नहीं है,
क्या आपको नहीं लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे गए संविधान को लगातार कुचलने का प्रयास किया जा रहा है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लगातार अपमान किया जा रहा है और किस तरह से दलित समाज के नेताओं को झूठा फंसाया जा रहा है। पहले आप इनका वीडियो देखिए, उसके बाद मैं सीधे आपसे बात कर रहा हूँ। जय संविधान, जय बसपा। जैसे आप सभी साथियों को पता है कि विगत 3 दिन पूर्व इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इलाहाबाद प्रशासन के द्वारा हम पे गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर किया जाता है 6 महीना के लिए। इस योगी सरकार से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन से हम पूछना चाहते हैं कि क्या छात्र छात्राओं का आवाज उठाना गलत बात है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अनियमितता के खिलाफ आवाज उठाना गलत बात है? पेपर में हो चल रहे धांधली के खिलाफ आवाज उठाना क्या गलत बात है? क्या किसी को न्याय दिलाना गलत बात है? साथियों, पूरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पता है, पूरे उत्तर प्रदेश को पता है कि जितेंद्र कुमार धनराज एक दलित समाज से बिलोंग करते हैं, एक गरीब परिवार के लड़के हैं, जिन्होंने सदैव शोषित, वंचित और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं की लड़ाई मैंने लड़ा। जब 4 महीना 16 दिन जेल के मैं काट के निकला छात्र छात्राओं की लड़ाई लड़ते हुए, तो जब मैं लोकसभा में सक्रियता की भूमिका निभाया तो हम पे गुंडा एक्ट लगा दिया जाता है साथियों। उसके बाद फिर जब अनुव्रत में विधानसभा में सक्रिय हुआ और तमाम पुनः कुछ दिन पूर्व इलाहाबाद में छात्र संघ का मुद्दा रखा गया, तो उसके बाद 6 महीना के लिए जिला बदर कर दिया जाता है साथियों। और इस जिला बदर में हम पे ऐसे ऐसे मुकदमे लगे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते साथियों। ये विश्वविद्यालय प्रशासन के तरफ से ये आप देख रहे हैं, ये जारी हुआ, ये गुंडा एक्ट लगाया गया, ये तमाम न्यूजों में निकाला गया। यह न्यायालय अपर न्यायाधीश और कमिश्नर प्रयागराज के द्वारा प्रेस व्यक्ति जारी होता है, जैसे लगता है कि सबसे बड़े माफिया इनकी सरकार में हम हैं। ये सरकार में जिनके ऊपर जो हजारों मुकदमे हैं, जो बीजेपी के संरक्षण, उन पे कोई गुंडा एक्ट नहीं लग रहा, वो कोई जेल के सलाखों के पीछे नहीं जा रहा। साथियों, आप बताइए, इस पे लिखा गया कि जान से मारने की धमकी दिया गया, हत्या का प्रयास किया गया, तोड़फोड़ किया गया, सीआरपी 144 का उल्लंघन किया, लोक सेवक कार्यों में बाधा डालने का प्रयास किया गया, लूट छिनौती जैसे गंभीर अपराध धाराओं में हमको सम्मिलित किया गया, हम पे धारा लगाया गया। अगर कोई भी कह दे कि धनराज किसी के साथ हत्या का प्रयास किया है, कोई भी विश्वविद्यालय इलाहाबाद में, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई कह दे कि धनराज किसी को एक झापर मारा है, या कोई भी बता दे किसी से कोई भी चुनौती, ठोका ठोमली दुकान किसी के साथ हुआ है, साथियों ये सरासर है। ये ऐसी सरकार है, योगी और मोदी की सरकार है, कि अगर आप आवाज उठाएंगे तो आपके मुकदमे और जेल के सलाखों पे डाल के आपकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इस योगी सरकार को मैं चैलेंज करता हूं, तुम्हारे लाठियों, तुम्हारे मुकदमे, तुम्हारी जेल की सलाखों से हम डरने वाले नहीं हैं। हम कल भी सच के साथ थे, आज भी हैं। कल भी तुम गलत के उसके विरोध में थे, आज भी थे। हम कल भी लड़े थे तुम्हारे खिलाफ, आज भी लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे। धनराज ना कभी कल झुका था, ना कभी धनराज झुकेगा साथियों। आज धरना का समर्थन देके तमाम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने ये बताया कि धनराज कल भी सच के साथ खड़ा था, आज भी सच के साथ खड़ा है साथियों। तो यह है योगी सरकार का फरमान, जो योगी पे खुदे हजारों मुकदमे था। जब योगी पे मुकदमे थे तो संसद में जाते थे, वो रोते थे, हमारे ऊपर संसद होने के बावजूद वो रोया रोते थे। आज जब योगी सरकार बनती उनकी, तो सबसे पहला योगी सरकार, योगी आदित्यनाथ अपने मुकदमे को हटवाते साथियों। और आप सबको विदित है कि धनराज सदैव सत्य के साथ चला है, सदैव शोषित वंचित समाज की आवाज बना है और सदैव समाज की लड़ाई में लड़ूंगा। आपकी जेल के, आपके मुकदमे से, आपकी सलाखों से हम ना कल डरे थे, ना डरे हैं। छात्र एकता जिंदाबाद। जय भीम, जय संविधान, जय बसपा। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से जितेंद्र धनराज, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता हैं, और कैसे छात्रों के लिए हक की लड़ाई लड़ रहे थे, और इनके ऊपर योगी सरकार द्वारा गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया। अब साथियों, ये 6 महीने तक जिले से बाहर रहेंगे। इसके बावजूद साथियों, आप लोगों की आंखें न खुले। अगर आप अभी भी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद से जलन करते हैं, अगर अब भी आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर हो रहे अपमान पर शांत रहेंगे,
तो ये समझिए कि आपकी ये कायरता है। आप जेल की डर से, आप मुकदमे की डर से और ये सोचकर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि आपको दबा दिया जाएगा। तो क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि आप घर में बैठे रहेंगे तो आप स्वतंत्र रहेंगे, आपको अधिकार मिल जाएगा? तो हाथों में चूड़ियां पहनने के बजाय आप साथियों से अपील है कि आप बहुजन समाज के लिए, बहुजन नेताओं के लिए, जो आपके लिए हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए, जिनकी वजह से आप स्वतंत्र रूप से ज़िंदगी जी रहे हैं, आप अपने घर में सुरक्षित हैं और अपने परिवार के साथ आप ज़िंदगी अच्छी तरह से जी रहे हैं, तो कम से कम उस मसीहा के लिए, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए तो आप लोग आगे आइए। कब तक आप घर में बैठे रहेंगे? आप घर में बैठेंगे तो फिर आपका अधिकार ऐसे ही छीनता रहेगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान होता रहेगा और ये मनवादी संविधान को ऐसे ही कुचलते रहेंगे। और एक दिन ऐसा होगा कि ये संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जगह BN राव को कर देंगे और आप ऐसे ही तमाशा देखते रह जाएंगे। अभी भी वक्त है साथियों, ये प्रयास कर रहे हैं कुछ चंद मनवादी, कुछ चंद ब्राह्मण जो लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं, और सिर्फ 2-4% ही ये सवर्ण समाज के लोग कैसे लगभग 85 से लेकर 90% के लोगों पर हावी होते जा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है साथियों, और दुर्भाग्य का कारण ये है कि सरकार इनकी है। जब तक इनकी सरकार रहेगी तब तक 90% लोग गुलाम बनकर ही रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद कानपुर रैली में इन्हीं बातों को लेकर जमकर गरजे थे। आखिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद उस रैली में क्या बोले थे, उनका ये भाषण आपको सुनना चाहिए। चलिए आप उनकी ये स्पीच सुनिए, उसके बाद मैं सीधे आपसे बात कर रहा हूं। मैं बार बार कहता हूं कि जब तक चमचागिरी का तेल लगा रहेगा बहुजनों की लाठी पर, तब तक 10% हावी रहेगा 90% की छाती पर। मेरी बात को आप याद रखें। यह चमचागिरी का तेल जब तक नहीं उतारोगे, जब आपका मंडल कमीशन का आंदोलन चला जिसकी 2 सिफारिशें लागू हुई, तब इस देश में धार्मिक यात्रा निकाल के कमंडल की आपके पूरे आंदोलन को कुचलने का काम इस देश में जो लोग राजकाज में बैठे उन लोगों ने किया, और आप लोग आपस में लड़ते रहे। इस वजह से आज भी आपके घरों के ऊपर पलस्तर नहीं हुआ है, जबकि यहां दूसरी तरफ इसी प्रदेश में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 5-5 हजार बीघे जमीनें हैं, जिनके घर 20-20 बीघे में को है, और मेरे दलित, पिछड़े, कमजोर किसान, मुसलमान वर्ग के पास, इनके पास रहने के लिए 20 गज जमीन भी नहीं है। ये इस देश में, प्रदेश में होगा। साथियों, कौशाम्बी में जब हमारी पाल समाज की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, तो जब मैं वहां गया तो रास्ते बंद करके झूठ बोलकर मुझे गेस्ट हाउस में जाकर डिटेन कर दिया, और उधर दूसरी तरफ जो हमारे लोग खड़े थे उनके साथ हिंसा करा के 85, 80, 90 लोगों को हमारे जेल में भेजने का काम किया। उनको लगा कि इन जेल में भेजने से, लाठी चलाने से हम लोग डर जाएंगे, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं सरकार को, हम डरने वाले लोग नहीं। जीवन एक बार है, एक बार आदमी पैदा होता है, एक बार मरता है, ना 2 बार आदमी पैदा होता है, ना 2 बार मरता है। और मैं फिर कह रहा हूं, हमने तय कर लिया है कि मौत कल की आती आज आ जाए, हम अपने लोगों को अधिकारों के बिना रहने नहीं देंगे। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, मुझसे एक मीडिया के साथी ने आके कहा कि चंद्रशेखर भाई, इतनी बड़ी रैली है, एक टीवी चैनल नहीं आया। मैंने उनसे कहा, टीवी चैनल वाले भाई, ज्यादातर लोग पैसा लेके काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े ऑफिस बना रखे हैं, बड़े बड़े स्टाफ रख रखे हैं। हम लोगों के पास देने को पैसे नहीं है, इसलिए वो हमारी रैलियों कवर नहीं करने आते। तो मैं बहुजन मीडिया के एक साथी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जो वहां अपना काम छोड़ के आए हैं और हमारे आंदोलन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और मैं ये जो हमारे सोशल मीडिया के बहादुर शेर बैठे हैं, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कब तक छिपाओगे, कब तक दबाओगे, कब तक रास्ते में बाधा बनोगे? एक दिन आएगा कि इस बेड़ियों को काटकर भी हम अपने रास्ते पर निकल जाएंगे। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, मुझे जब मैं आ रहा था, एक सज्जन मिले तो मुझसे पूछने लगे, चंद्रशेखर भाई, आपने तो बहुत सारे रैली अनाउंस कर दिए,
तो आपने मुहूर्त दिखाया नहीं दिखाया? मैंने उनसे कहा, पहले मैंने उनकी तरफ देखा, फिर मैंने उनको कहा कि आपके सुझाव के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन ना तो मैं मुहूर्त देख के पैदा हुआ हूं कि मुहूर्त शुभ है या अशुभ है, ना ही मैं मुहूर्त शुभ अशुभ देख के मरूंगा, और ना ही मैं मुहूर्त देख के कोई काम निश्चित करता हूं। मैं तो मानता हूं हमारे लिए सबसे शुभ मुहूर्त वो है जिस दिन हम वोट डालने जाते हैं और हम अपने फैसले को निर्धारण करने के लिए जाते हैं कि हम किसको ताकत देने जा रहे हैं। मैं आपको भी कह रहा हूं, एक सवाल यहां आया था कि चंद्रशेखर भाई लोग तो बहुत आते हैं लेकिन वोट नहीं मिलता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारे काम में कोई कमी है? नहीं, दोनों हाथ उठा के बताओ। क्या अभी भी हमें कोई परीक्षा देनी बाकी है? अगर ताकत बनेगी तो क्या बदलाव होगा पता है आपको? मैं बताता हूं क्या बदलाव होगा। ताकत बनेगी तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है वो घोटाला किसी भी कीमत पे नहीं होगा। मेरी बात को आप याद रखें। ताकत बनेगी तो जो लेखपाल भर्ती में 700 से ज्यादा सीटों का घोटाला करने का काम सरकार ने किया है, वो घोटाला करने की हिम्मत सरकार नहीं जुटा पाएगी। ताकत बनेगी तो पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार नहीं घूमेगा। ताकत बनेगी तो महिलाओं को घर पे रोजगार मिलेगा। ताकत बनेगी तो बहनों के लिए अच्छे कॉलेज, अच्छे डिग्री कॉलेज, अच्छे स्कूल बनेंगे। ताकत बनेगी तो अच्छे हॉस्पिटल बनेंगे। ताकत बनेगी तो अच्छे स्पोर्ट कॉलेज बनेंगे। ताकत बनेगी तो उद्योग धंधे लगेंगे। ताकत बनेगी तो लोन मिलेगा। ताकत बनेगी तो बैकलॉग भरा जाएगा। ताकत मिलेगी तो निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था लागू कराने का काम करेंगे हम लोग। मेरी बात को आप याद रखना। फिर कह रहा हूं, कान खोल के सुन लो, निजी क्षेत्रों में 98%, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण व्यवस्था लागू कराने का हम लोग काम करेंगे। मेरी बात को याद कर रखना। और उसके बाद आप देखना क्या होगा। पाल, प्रजापति, कश्यप, मौर्य, सेन, कुशवा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, विश्वकर्मा, यादव, जाटव, जाट, गुजर, तमाम लोधी, तमाम जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, नुनिया, चौहान, राजभर, तमाम पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हमारे, उन सबको नौकरी रोजगार करने का मौका मिलेगा। जब उनके जेब में पैसे आएंगे तभी वो अपनी माओ के आंसू पूछ पाएंगे। वरना इस देश में कब तक भूखे प्यासे रहकर आप लोग अन्याय अत्याचार सहते रहोगे। प्यारे भाइयों, आपने भाईचारा सम्मेलन रखा है। भाईचारा सम्मेलन तो सफल बना दिया है। भाईचारा बनाओगे नहीं बनाओगे? बताओ, जोर से बताओ, बनाओगे नहीं बनाओगे? भाईचारा बनेगा तो क्या होगा पता है? भाईचारा बनेगा तो राज आएगा, और राज आएगा तो स्वाभिमान सम्मान का जीवन लेके आएगा। मेरी बात को आप याद रखना। मैं तो एक गरीब परिवार में जन्मा। मेरी मां दूसरों के खेत से घास लेके आती थी। मैं स्कूल से आता था, उस घास की गठरी को पकड़ के लेके आता था कि अपनी मां का बोझ थोड़ा सा कम कर सकूं। और मेरी मां इसलिए घास लेके आती थी कि दूध बेच के वो कुछ पैसे जुटा सके और हमारी जरूरतें पूरी कर सके। आज भी हमारी माएं बहनें बहुत बड़े पैमाने पे खेत ना होते भी खेतों में जाके घास लाके दूध बेच के अपने घर को चलाने का काम करती। मैं ऐसी मातृशक्ति को जय भीम करता हूं। मैं उस मातृशक्ति की हिम्मत को दाद देता हूं। लेकिन मैं अपनी माओ बहनों से कहना चाहता हूं, वो दिन दूर नहीं कि किसी के खेत में मेरी माओ बहनों को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज कहा जाएगा तो इस सारी सरकारी जमीन का बंटवारा करके गरीबों में बांटने का काम करेंगे हम लोग। याद रखें। मैं फिर कह रहा हूं, भले ही आपके पास नहीं आता हूं, भले ही आपके घरों तक नहीं पहुंचता हूं, भले ही आपसे हाथ नहीं मिला पाता हूं, लेकिन वचन देके कहता हूं, अगर आंदोलन आगे बढ़ता रहा और आपने सहयोग आशीर्वाद वोट के रूप में दिया तो वो दिन दूर नहीं कि हर घर में चंद्रशेखर काम के रूप में आएगा, आजाद समाज पार्टी काम के रूप में आएगी। जब आपके बच्चे को रोजगार मिलेगा, जब आपके घरों में सुख सुविधाएं आएंगी, और जब
आंसू आएंगे तो वो खुशी के होंगे इस बात के कि इस बार हमारी ताकत बन गई, हमारी ताकत सफल होगी। इस ताकत को रोकने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, इस ताकत को रोकने के लिए। और वो ताकत मेरी नहीं रोकना चाहते, वो किसकी ताकत रोकना चाहते हैं? वो आपकी ताकत रोकना चाहते हैं, वो आपको कमजोर करना चाहते हैं। वो ये जानते हैं कि अगर इनकी ताकत बढ़ेगी तो उनके यहां मजदूरी कौन करेगा। मेरी बात को आप याद रखना, उनके बर्तन कौन बनाएगा, उनकी चटाई कौन बनाएगा, उनके खेतों में काम कौन करेगा, तमाम तरह के जो उनके अपमान का जो काम करना पड़ता है वो कौन करेगा, उनके सफाई का काम कौन करेगा, सीवर में कौन उतरेगा, मैला कौन उठाएगा। इसलिए कह रहा हूं, नौजवानों को कह रहा हूं, खूब पढ़ो, ज्ञान में किससे पीछे मत रहो, एक रोटी कम खाओ जो गाड़गे जी महाराज कहते थे, लेकिन पढ़ो और पढ़ाओ, ज्ञान हासिल करो, शिक्षा हासिल करके रोजगार की तरफ को बढ़ो, अंधविश्वास पाखंडवाद को जोड़ो, भाईचारा बनाओ और संवैधानिक रूप से संघर्ष करके ऊंचे ऊंची कुर्सियों पे पहुंचो और उन कुर्सियों पे पहुंच के अपने गरीब कमजोर लोगों का हाथ पकड़ने का काम करो, उनके आंसू पोंछने का काम करो। मैं और आप एक हैं, मैं भी उसी परिवार से निकल के आया हूं जिन परिवारों से आप निकल के आए। मैं आपके प्यार को जानता हूं, मैं आपके संघर्ष को जानता हूं। मेरी एक आवाज पर चाहे दिल्ली हो या लखनऊ या मुजफ्फरनगर, आप दौड़े दौड़े चले जाते हो, लेकिन मेरे भाइयों दौड़े दौड़े जाने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप अपनी बस्तियों में गांव गांव जाके बूथ कमेटी नहीं बनाओगे, सेक्टर कमेटी नहीं बनाओगे, भाईचारा कमेटी नहीं बनाओगे, जब तक अपनी क्षेत्रों में एकजुट पे समाज को एकजुट नहीं करोगे, तब तक आप सफल होने वाले नहीं। तो मेरे पास आगे पीछे नहीं आने की जरूरत नहीं, अपने क्षेत्रों को मजबूत करने की जरूरत है। बूथ जीतेंगे तो विधानसभा जीतेंगे, विधानसभा जीतेंगे तो राजकाज बनेगा, और राजकाज बनेगा तो आपके अधूरे सपने पूरे होंगे, आपकी जेब में पैसा आएगा। और जिस दिन आपकी जेब में पैसा आएगा, फिर मैं कहता हूं, जितनी मोटरसाइकिलें मैंने यहां से वहां तक देखी, मैंने कहा था सौरभ से गाड़ी में बैठ के कि ये जो मोटरसाइकिल पे आया है ना, ये मेरा वो भाई है जिसको आंधी तूफान भी मुझसे दूर नहीं कर सकता। मैं इसकी ताकत को जानता हूं, जिसको ना सर्दी की फिक्र है, जिसको ना गर्मी की फिक्र है, जिसको बरसात की फिक्र है, ना आंधी तूफान की फिक्र है। मगर मैं फिर कहता हूं, आप तो मेरे लिए इतना करते हो, अब मेरा नंबर है कि हम सब लोग भी आपके लिए कुछ करें। लेकिन तब काम तब आगे बढ़ेगा अगर अकेला इंजन जोर लगाता रहेगा तो स्पीड नहीं बनेगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? देखो, चुनाव का समय आ रहा है, जिला पंचायत का, प्रधानी का, क्षेत्र पंचायत का। लाल, पीले, काले, गुलाबी, नारंगी बहुत आएंगे आपके बीच में, लेकिन जब आपकी आंख में आंसू आएगा तो ये नीले झंडे वाला आएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? तो ये लाल, पीले, काले, गुलाबी, नारंगी तो अपने मकसद को आएंगे, झूठा भाईचारा दिखाएंगे, और जब उनका राजकाज बनेगा तो आपके बच्चों की नौकरी को छीन के अपने बच्चों के खाते में ले जाएंगे। और जब आपका राजकाज बनेगा तो हर गरीब को उसका हक मिलेगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने जमकर ललकारा और बहुजन समाज के लोगों को सचेत किया। उन्होंने सुझाव दिया कि आप लोग जब तक उनकी चमचागिरी करेंगे तब तक आप गुलाम बनकर ही रहेंगे, जब तक आप अपनी सरकार नहीं बनाएंगे तब तक इसी तरह से ये लोग हमें दबाते रहेंगे। वैसे दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है? आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।